वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 12 का लेक्चर 3 है, ये चैप्टर 8 का लेक्चर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। इसमें हमको आज पढ़ना है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल क्या है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का? प्रिंसिपल है प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका प्रिंसिपल है प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। का मतलब क्या है कि जैसे एक बार इम्यूनाइजेशन हो गया, एक बार बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, तो उसके बाद वो जो हैं वो बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ डेवलप होने के बाद वो मेमोरी के फॉर्म में हमारी बॉडी में रहते हैं। ठीक है, और आगे जब एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये एंटीबॉडीज़ काम करते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट। इसी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। वो एक मेमोरी के फॉर्म में हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ मौजूद रहते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? जैसे वैक्सीनेशन हम देखते हैं बच्चों में दिया जाता है वैक्सीनेशन कि आगे भविष्य में अगर कोई जिस चीज़ का वैक्सीन दिया गया है उस चीज़ का जो डिज़ीज़ है, ठीक है, उस पैथोजन से होने वाली जो डिज़ीज़ है उसको वो फ्यूचर में ना हो सके, इसीलिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन में यूज़ क्या किया जाता है कि जो पैथोजन जो हैं और जो पैथोजन हैं, जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, उनके प्रोटीन्स, उनके एंटीजेनिक प्रोटीन्स, मतलब वो प्रोटीन्स दिए जाते हैं बॉडी में कि जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सकें बॉडी में, और वो एंटीबॉडीज़ अगर फर्दर वो पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेड करता है तो उस एंटीजन को वो किल कर सके। ठीक है, तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, या फिर अगर वो पैथोजन बहुत हार्मफुल है तो उसके उन पैथोजन्स को वीक करके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं ये एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, इन एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, इन पैथोजन के एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जिससे कि उसे होने वाला इन्फेक्शन फर्दर नहीं होता है। ये वैक्सीन क्या जनरेट करती है हमारी बॉडी में? ये वैक्सीन जनरेट करती हैं मेमोरी, बी और टी सेल्स की मेमोरी जनरेट करती हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजेंस को। जो पैथोजेंस अगर फर्दर हमारी बॉडी में आएंगे उन पैथोजेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, और बी और टी सेल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में हैं, यही क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज़। बी और टी सेल्स में बी सेल्स जो होती हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और टी सेल्स जो हैं ये बी सेल्स को मदद करती हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एंटीजेनिक जो पैथोजन के एंटीजन्स बहुत हार्मफुल होते हैं, या तो उसको एटीन्यूट किया जाता है या फिर उसे केमिकली ट्रीट किया जाता है या हीट ट्रीट करते हैं, जिससे कि उसकी वायरुलेंसी कम हो जाए, और लेकिन वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना सकें, लेकिन उनके वजह से बॉडी में कोई डिज़ीज़ ना हो। या आजकल जो नई टेक्निक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हम एंटीजन हैं क्या? प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को केमिकली बना करके लैबोरेटरीज में इन एंटीजन्स को केमिकली बना करके ये बॉडी में डाल दिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स जो बनाए जा रहे हैं इस टेक्निक से, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से लार्ज स्केल में इनका प्रोडक्शन हो रहा है और ये इम्यूनाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया गया ईस्ट सेल में बनाया गया, और इसको यूज़ किया जा रहा है इन इम्यूनाइजेशन पर्पसेस। इम्यूनाइजेशन का वो प्रोसेस है जिसमें कि पर्सन को इम्यून किया जाता है या रेजिस्टेंट किया जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ से बाय एडमिनिस्ट्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। बहुत सारे वैक्सीन्स की एपिसोड्स
दिए जाते हैं एक पर्सन में, जिससे कि उस इंसान को रेजिस्टेंट बनाया जाता है, इम्यून बनाया जाता है डिजीज़ के लिए। फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन वो स्मॉल पॉक्स का बनाया गया था। फर्स्ट वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स की बनाई गई थी बाय एडवर्ड जेनर। उन्होंने यूज़ क्या किया था, उन्होंने काउपॉक्स वैक्सीन को, काऊ में जो डिजीज़ होती है, काऊ में काउपॉक्स डिजीज़ होती है, काऊ में जिस काऊ में काउपॉक्स होगा उसके अंदर उसके एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे। इन एंटीबॉडीज़ को उन्होंने काऊ से निकाला और उसको ह्यूमन बीइंग में डाला, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि जब ये काउपॉक्स की एंटीबॉडीज़ को जब ह्यूमन बीइंग में डालते हैं, फिर उन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो लिक्विड जो फ्लूइड होता है, जो मोल्स के नीचे जो फ्लूइड होता है, दानों के नीचे फ्लूइड होता है, वो जब डाला तो देखा ये स्मॉल पॉक्स के वायरस जो है उस पर्सन में प्रोलिफरेट नहीं कर रहे थे, उस पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। मतलब कि काउपॉक्स का जो एंटीबॉडीज़ था वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। इस तरह से उन्होंने ये वैक्सीन बनाया स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। काउपॉक्स काऊ की डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स ह्यूमन बीइंग की डिजीज़ है, लेकिन काउपॉक्स का जो एंटीबॉडीज़ था, काउपॉक्स वायरस के जो एंटीबॉडीज़ थे वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे और उन्होंने इसे एज अ वैक्सीन यूज़ किया, जो कि सबसे पहले बनाया गया 1796 में बाय एडवर्ड जेनर। 2 टाइप्स के इम्यूनाइजेशन होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब कि अगर हम डायरेक्टली एंटीजन को बॉडी में डाल रहे हैं और बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है तो इसे कहेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब कि अगर बॉडी में हम एंटीजन को नहीं डाल रहे हैं, हम सीधे एंटीबॉडी को ही डाल रहे हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये वर्क करेंगी अगेंस्ट माइक्रोब, इसे हम कहेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैसा प्रोसेस है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम माइल्ड डोज देते हैं, किसी भी माइक्रोब का स्मॉल डोज देते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ धीमे धीमे बॉडी में बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। पैसिव इम्यूनाइजेशन ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, इसमें हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को बॉडी में डालते हैं, जैसे कि टिटनेस के एंटीबॉडीज़ बॉडी में डालते हैं। एंटीटॉक्सिन ये है प्रिपरेशन है कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन। स्नेक बाइट के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ वर्क करती हैं जिसे हम कहते हैं एंटीटॉक्सिन। जब स्नेक काटता है तो हम वेट नहीं कर सकते कि एंटीबॉडीज़ बॉडी में डेवलप हों और फिर वो उसको किल करें, उसके टॉक्सिन्स को किल करें, तो हम डॉक्टर्स डायरेक्टली एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? दैट इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन। और डिफरेंट वैक्सीन्स हैं जैसे कि बीसीजी दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। बीसीजी का नाम पड़ा है कालमिटी यूरिन के नेम पे। जॉन साल्क ने वैक्सीन डेवलप किया था पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन, जो कि एक ओरल वैक्सीन है। एमएमआर में 3 एंटीजेंस होते हैं 3 अलग अलग बीमारियों के लिए, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला डिजीज़ के लिए। टिटनेस के लिए एक होता है ATS, एंटी टिटनेस सीरम। जब कहीं चोट हमें लग जाती है उस टाइम पे जो एंटीटॉक्सिन दिया जाता है उसे हम कहते हैं ATS, पैसिव इम्यूनिटी के लिए। DPT ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए, जो जिसमें ट्रिपल एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एलर्जीज़ जो होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है बॉडी की, जो नॉर्मल केस में किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्ड ना करे, हाइपर सेंसिटिविटी ना शो करे, लेकिन किसी पर्सन में कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स बॉडी शो करती है जिसे हम एलर्जी कहते हैं। ये बहुत सी चीज़ों से हो सकती है, जैसे बहुत से लोग मिल्क पीते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है, एग खाते हैं तो पेट में दर्द होता है, पॉलन ग्रेन्स अगर आते हैं हमारे करीब तो लगातार छींकें आने लगती हैं। तो इस टाइप से डिफरेंट बहुत सी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। इन एलर्जीज़ के
सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एग्जिमा, एग्जिमा शरीर पे दाने हो जाना, एलर्जीज ऑफ स्किन, वॉमिटिंग हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ये सब एलर्जिक सिम्टम्स हैं। एलर्जी ये इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। जब जो एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स है एंटीजेंस का बॉडी में, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस। जैसे कि डस्ट है, पॉलन ग्रेन्स हैं, एनिमल डैंडर, उनके जो फर्स होते हैं उसकी वजह से एलर्जी। इस एलर्जी में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है? एलर्जी में जैसे हमने कई एंटीबॉडीज़ पढ़े थे ना, MGADE सेकेंड वाले वीडियो में। तो जो E है, इम्यूनोग्लोबुलिन E, ये एंटीबॉडी ये एलर्जी के टाइम में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। ठीक है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एलर्जी के? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनी नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। एलर्जी के रीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होना, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं मास्ट सेल से जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन जो है वो वैसो डायलेटर का काम करता है। ठीक है। तो उसकी वजह से एलर्जी कॉज होती है, रेडनेस हो जाती है स्किन्स में। डायग्नोसिस कैसे की जाती है एलर्जी की? जैसे किसी को लगता है कि इस वजह से एलर्जी है तो उसकी स्मॉल डोज को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अगर बॉडी में बहुत से सैंपल्स लिए आते हैं कि इन चीज़ों से हमें एलर्जी हो सकती है, तो उनके स्मॉल डोजेस को बॉडी में इंजेक्ट करके देखते हैं कि क्या रिएक्शन हो रहा है। तो उन रिएक्शन को ऑब्जर्व करके डायग्नोज किया जाता है किस चीज़ से, किसी फूड आइटम से एलर्जी है या किसी एयर पार्टिकल से एलर्जी है। इसको डायग्नोज करने का ये तरीका है। ड्रग्स जो दिए जाते हैं एलर्जी के टाइम में, एंटीहिस्टामिन, क्योंकि इनका लेवल बढ़ जा रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन इसका हमेशा ज़्यादा डोज जो होता है ये बॉडी को हार्म करता देता है, बॉडी इसके अकॉर्डिंग एडिक्ट हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्रोटेक्टेड, जिनको एलर्जी है वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहें। जिस चीज़ से वो सेंसिटिव हैं उन चीज़ को वो इग्नोर करें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है एलर्जी से बचने का। ऑन द बेसिस ऑफ साइड इफेक्टेड एलर्जीज कैन बी 4 टाइप्स की एलर्जीज होती हैं। अर्टिकेरिया जो स्किन की एलर्जी है उसे कहते हैं अर्टिकेरिया, जिसमें स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है स्किन की। एस्थमा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, रेस्पिरेटरी पैसेज की एलर्जी है जिसे कहते हैं एस्थमा। इसमें ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। हे फीवर कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब डस्ट उड़ती है या डस्ट वाला काम करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती है। ये एलर्जी है नेसल लाइनिंग की, जिसमें एपिसोड्स ऑफ स्नीजिंग होती हैं। एनाफाइलैक्सिस ये क्या है? ये ब्लड की एलर्जी है, एलर्जी ऑफ ब्लड है। कि बहुत बार कुछ सिंपल ड्रग्स, नॉर्मल ड्रग्स देने से भी बॉडी जो होती है वो कुछ ज़्यादा एक्सेलरेटेड रिस्पॉन्स देने लगती है। जैसे नॉर्मल पेंसिलिन का इंजेक्शन देने पे या कोई अदर ड्रग देने पे या फिर मधुमक्खी के काट लेने पे भी क्या हो जाता है, कुछ लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा अचानक से गिर जाता है और दैट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। ठीक है, इसे कहते हैं हम एनाफाइलैक्सिस। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स वो होते हैं जब हमारी बॉडी अपने ही सेल्स, अपने ओन सेल्स और टिश्यू के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने लगती है, तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनल डिसऑर्डर्स। जैसे हायर वर्टिब्रेट्स इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड इट्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। हायर वर्टिब्रेट्स में ये सेल्स जो होती हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस में और फॉरेन सब्सटेंसेस को और सेल्फ सब्सटेंसेस को, सेल्फ मॉलिक्यूल्स को, सेल्फ सेल्स को ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
लेकिन बहुत बार कुछ जेनेटिक कारणों की वजह से या कुछ अननोन वजहों की वजह से ये सेल्स को ये फॉरेन की तरह ट्रीट करने लगती हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फॉर्मेशन हो जाता है। और सिनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है? जॉइंट्स में होती है मेम्ब्रेन, जहाँ पे दो बोन्स ज्वाइन करती है, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। इन सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बोन्स ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस, लिवर में डैमेज हो जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस, हाशिमोटो डिजीज़, थायराइड ग्लैंड, खुद को ही थायराइड ग्लैंड की सेल्स अपने आप को ही सेल्स डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिसे कहते हैं हाशिमोटो डिजीज़। माइस्थीमिया ग्रेविस, इसमें मसल्स का डिजेनरेशन हो जाता है, मसल्स धीमे धीमे डिजेनरेट होने लगती हैं, जिसे कहते हैं माइस्थीमिया ग्रेविस। इम्यून सिस्टम इन बॉडी, सिस्टम विच प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट एनी डिजीज एंड ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। वो सिस्टम बॉडी का जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से और जो आइडेंटिफाई करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में, उन्हें कहते हैं हम इम्यून सिस्टम। जो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं इम्यून सिस्टम से, जैसे कि लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज एंड सेल्स, एंटीबॉडी, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ये स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं इम्यून सिस्टम से। फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस इंपॉर्टेंट रोल इनका है इन एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इनका फंक्शन है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जहाँ पर लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स और बी सेल्स, दो लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है, ओरिजिन होता है और प्रोलिफरेशन होता है, उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में है ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ इम्यून सेल्स का ओरिजिन, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होता है, जिसे कहते हैं जैसे बोन मैरो और थाइमस में। प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन के दौरान इमैच्योर लिम्फोसाइट्स ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। ठीक है, ओरिजिन मतलब कि बनना, प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये शुरू में जैसे एक नॉर्मल टाइप की नॉन डिफ्रेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स हैं। अब इसके ऊपर डिफरेंट एंटीजन्स जब एक्ट करेंगे तो ये लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएटेड होकर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स बनाती हैं। अब मान लीजिए एंटीजन 1 है या एंटीजन 2 है, तो एंटीजन 1 के अगेंस्ट लिम्फोसाइट बना और एंटीजन 2 के अगेंस्ट लिम्फोसाइट बना। अब ये डिफ्रेंशिएटेड हो गई। ठीक है, तो इसी के हम क्या कहेंगे? डिफ्रेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पर लिम्फोसाइट्स एंटीजन से इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जैसे है ये स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, अपेंडिक्स, यहाँ पर लिम्फोसाइट एंटीजन से इंटरैक्ट करती हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन कहाँ कहाँ पर हैं? टॉन्सिल, थाइमस, लिम्फ नोड, लिम्फैटिक वेसल्स, स्प्लीन, पियर पैचेस इंटेस्टाइन में है, अपेंडिक्स है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ, बोन मैरो है। ये है लिम्फैटिक ऑर्गन, जिसमें प्राइमरी लिम्फैटिक ऑर्गन है और सेकेंडरी लिम्फैटिक ऑर्गन है। फंक्शन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन के फंक्शंस क्या हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, मैचुरेशन होगा। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ गया बोन मैरो और थाइमस, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के डेवलप करने के लिए और उन्हें मैच्योर करने के लिए। ठीक, बोन मैरो ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पर सभी ब्लड सेल्स प्लस
लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे सारी ब्लड सेल्स प्लस लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। थाइमस, थाइमस ये लोब ऑर्गन है जो कि लोकेटेड होता है हार्ट के पास, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के नीचे लोकेटेड होता है। ये ग्लैंड जो होती है ये लार्ज होती है, बर्थ के टाइम पे लार्ज होती है, लेकिन एज के साथ साथ ये रिड्यूस होने लगती है और प्यूबरिटी में, टीन एज में ये रिड्यूस होकर बहुत छोटी साइज़ की हो जाती है। थाइमस में टी सेल्स का मैचुरेशन थाइमस में होता है और बी सेल्स का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पर लिम्फोसाइट्स और एंटीजन्स का इंटरैक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहला है स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये बीन शेप्ड है जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और इनकी फैगोसाइटोसिस करती हैं। ये दे एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स को ये फिल्टर करती हैं और ये लार्ज रिजर्वायर हैं एरिथ्रोसाइट्स के, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स जो डेड एरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो भी स्प्लीन में होती हैं। लिम्फोइड लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो मैं अभी फिगर दिखाया था उसमें कई जगह नोड्स लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये बॉडी में कई जगहों पर फैले होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। ये ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीजेंस को जो एंटर करते हैं लिम्फ में एंड टिश्यू फ्लूइड में एंड एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स विच कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फोइड टिश्यूज़ ये मेजर ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं और इसे हम कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट, ठीक है। जो म्यूकोसल लेयर होती है, म्यूकस की जो लेयर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में जो म्यूकस की लेयर होती है उसमें जो लिम्फोइड ग्लैंड्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू MALT। ये 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जो होती हैं 50% ऑफ लिम्फ सिस्टम जो होता है वो लिम्फोइड टिश्यू का बना होता है। कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं जैसे कि एम्स टेस्ट जो है जो कैंसर के लिए किया जाता है। मॉन्टेक्स, कुछ टेस्ट के नाम याद रखें जो इम्पोर्टेंट है। एम्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कैंसरस सेल्स और नॉर्मल सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एम्स टेस्ट किया जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, जो स्प्यूटम का टेस्ट, थूक का जो टेस्ट होता है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया रहते हैं, उस टेस्ट को कहते हैं हम मॉन्टेक्स टेस्ट। विडाल टेस्ट आपको पता है टाइफाइड के लिए होता है। एलाइजा टेस्ट ये एड्स के लिए होता है एंड वॉशरमैन टेस्ट ये सिफिलिस डिजीज़ के लिए होता है। ये टेस्ट का नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है किस डिजीज़ के लिए कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो इतना ही हमें पढ़ना था इस लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एड्स एंड कैंसर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए।